सद्दाम हुसैन पता है ना आपको? तो जब यूएस ने सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया था ना इराक के अंदर, तो इराक की जो फोर्सेस थी जो सद्दाम हुसैन की बहुत लॉयल थी आर्मी, उसको यूएस ने एकदम से हटा दिया, ख़त्म तुम, क्योंकि ट्रस्ट इशूज़ थे मोस्टली, तो है ना। तो ट्रस्ट इशूज़ थे, वो आर्मी को हायर करने के लिए कौन खड़ा था? ईरान खड़ा था, बैग भर भर के पैसों का लेके। उन्होंने वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया इराक के अंदर, जिनका नाम कताइब हिजबुल्लाह और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस बनी। अब इराक की गवर्नमेंट बन गई जिसको यूएसए जो है वो रन करवा रहा है, ठीक है, कोट पैंट वाली गवर्नमेंट प्रॉपर। अब यूएसए जो है वो फंड करता है इराकी गवर्नमेंट को कि तुम जो है अपनी गवर्नमेंट बढ़िया से चलाओ, क्योंकि वहाँ पे आईएस का खतरा बना रहता है, ठीक है, वो अलग ही हो गई बिल्कुल। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इराकी गवर्नमेंट आईएस के साथ लड़े कैसे? उसे आर्मी चाहिए, जो उसके पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत बची वो तो है, लेकिन और चाहिए। तो उस आर्मी में कौन गया? वही कताइब हिजबुल्लाह और वो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो ईरान ने बनाई थी। और अब यूएस की जो पैसे दे रहा है ना, यूएस इराकी गवर्नमेंट को फंड कर रहा है स्टेबल रहने के लिए, वही पैसा कताइब हिजबुल्लाह की सैलरी है। और वो कताइब हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी है। और प्रॉक्सी है मतलब क्या? अभी जब लड़ाई नहीं हुई थी ईरान जो यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी करा और फिर ईरान ने वापस यूएस के एयर बेसिस पे अटैक किया, तो ईरान नहीं कर रहा था, वो कताइब हिजबुल्लाह कर रही थी, वही जो यूएसए से पैसे ले रही है और यूएसए पे अटैक कर रही है। ये तो सिर्फ एक ग्रुप हुआ, ठीक है, जो अगर आप देखोगे इराक के अंदर है। फिर आप इधर की साइड आओगे मिडिल ईस्ट में, आप मैप में दिखा देना, मैं आपको फोटोज़ दे दूंगा चाहिए होंगी तो। यमन देखना आप, यमन पड़ता है सऊदी अरेबिया के पास, वहाँ पे हौदिस करके एक प्रॉक्सी है, वो भी इसी तरीके से काम करती है। फिर ऐसे ही हमास हो गया उसमें, ठीक है, और तुम्हारा लेबनीज़ हिजबुल्लाह हो गया। लेबनीज़ हिजबुल्लाह भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान की गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो लेबनान की गवर्नमेंट को हटाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लेबनान की गवर्नमेंट के थ्रू पैसा कमाते हैं और उनकी प्रॉक्सी है। मतलब आप ये मान लो कि जैसे मैकडोनल्ड्स का बर्गर है ना, बर्गर शॉप चल रही है, तो ईरान की प्रॉक्सीज जो है वो उसकी फ्रेंचाइजीज हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, इवन मिडिल ईस्ट के बाहर भी हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। फ्रेंचाइजीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती हैं। वो वहाँ से एक सिग्नल गया और वो अटैक करना शुरू कर देंगे इसराइल को, यूएस के एयरबेस को, पता भी नहीं चलता। वो कर भी रहे हैं। पर पाकिस्तान तो सपोर्ट करता है भाई यूएस का। पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा, पाकिस्तान खुद कुछ नहीं, खुद वो अलग देश हो गया, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डीप इंटरनली काम कर रही हैं। और अब इनमें एक सरप्राइजिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है। ये सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, कताइब हिजबुल्लाह, हमास, ये सब पूरे मिडिल ईस्ट में फैली हुई हैं। लेकिन ये ईरान की क्यों सुने? ये तो अलग पहले से भी ये कुछ थी, तो ये ईरान की क्यों सुनेंगी? इसलिए क्योंकि ईरान जो है वो हेडक्वार्टर है मैकडोनल्ड, जैसे मैकडोनल्ड बर्गर है, तो मैकडी की अगर कोई ब्रांच है यहाँ पे नोएडा में, तो वो मैकडी के साथ क्यों जुड़ी हुई है? खुद ही क्यों नहीं बर्गर बेच लेती? क्यों? क्योंकि रेसिपी उनके पास नहीं है। करेक्ट, ठीक है। तो ईरान जो है वो उनके जो टेररिस्ट कह लो या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनको वो सारी रेसिपी देते हैं। रेसिपी किस चीज़ की? रॉकेट बनाने की, ड्रोन्स बनाने की। मतलब आज तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसी थी? बंदूक उठाई, उड़ा दिया, मार दिया, बम, छोटे मोटे ग्रेनेड्स। उनके पास रॉकेट्स हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। वो कहाँ से आ रही हैं? ईरान के पास से सारी टेक्नोलॉजी, सारी मेथोडोलॉजी आती है। इनफैक्ट ईरान ने प्रॉपर तरीके से, ऐसे मान लो कि हेडक्वार्टर्स ऐसा बना रखा है कि एक यूनिट है, यूनिट 101। वो यूनिट क्या बनाती है? उस यूनिट का काम है, एक लैब बना रखी है, उस लैब में सारी टेस्टिंग करना कि मिसाइल कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। दूसरी यूनिट बना रखी है, वो क्या करती है? स्मगलिंग। मतलब ईरान से अगर तुम्हें मिसाइल का कोई मटेरियल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, कताइब हिजबुल्लाह के पास नहीं है या हमास के पास नहीं है, वहाँ से स्मगलिंग करके पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा, और ये क्यों बनाया गया था? ये इतना बड़ा जो ये तो एक तरीके से यार ये कंपनी हो गई, कंपनी है देश भाई, नहीं पूरा है, कंपनी स्ट्रक्चर हो गई। है ये तो। हाँ, तो ये बनाया क्यों था? ये बनाया इसलिए था क्योंकि जब इराक में सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया तो इनको ये बात समझ आ गई थी कि सद्दाम हुसैन वाज वर्किंग लाइक अ स्पाइडर। आप स्पाइडर का सिर काट दो, स्पाइडर ख़त्म, उसके टांगे किस काम की है? तो इन्होंने स्टारफिश बनाई। स्टारफिश का मतलब क्या होता है कि आप उसका कोई सा भी पार्ट काट दो, वो दोबारा उग जाता है, और जो पार्ट कट गया वो अपने आप में स्टारफिश बन जाती है बाद में। भाई वैसे जैसे ईरान सपोर्ट कर रहा है इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो जो इसराइल के अगेंस्ट फाइट करते हैं ऐसे ग्रुप्स, बट अभी जो वॉर इनिशिएट की गई है ईरान के ऊपर, जो अटैक किया गया था, ऐसा कहते हैं कि वो
न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, ऐसी साइट्स पे इसलिए अटैक किया गया है, तो वो वाली चीज़ कहाँ से आई फिर? यार इनको डर पता है किस चीज़ का है कि इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको बहुत लेट हुई कि ईरान सिर्फ ईरान नहीं है, ईरान इज़ वर्किंग लाइक अ फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसमें इनकी 8-10 बहुत तगड़ी तगड़ी फ्रेंचाइजी हैं। तो ये एक तरीके से 8-10 कंट्रीज़ हो गए छोटे छोटे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, ठीक है, लेकिन उन 8-10 जगहों पे बन रहा हो तो, जैसे बन भी रहा था सीरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया हेल्प कर रहा था बनाने में, अच्छा, और ये इजराइल को पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो उन्होंने एक मिसाइल मार के, बढ़िया सी मिसाइल मार के वो ख़त्म कर दिया। अच्छा, लेकिन ना कर पाते तो आप ईरान पे नज़र बना के बैठे हो, बन कहीं और गया। भाई वैसे ये जो वॉर चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये और वाइडर रीजनल वॉर बन सकती है और देश इन्वॉल्व होंगे इसमें? पहले आप ये बताओ, आपको टेक्निकल ज़्यादा तो नहीं लग रहा? नहीं थोड़ा नहीं, सही सिंप्लीफाई है, कर सही है, दो। सही है, सही है। भाई ये भी कह रहे हैं कि ईरान इस वॉर के लिए ऑलरेडी तैयार थे, इन्हें पता था भाई ऐसा कुछ होगा ज़रूर, ये वॉर ज़रूर होगी, मतलब यूएस कुछ ना कुछ करेगा, तो पहले से इन्होंने एक तरीके से तैयारी कर रखी थी, ये प्रिपेयर्ड ही थे। 20 साल से 30 साल से प्रिपेयर्ड थे। अभी तो ईरान ने बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी होंगी। जैसे तुम ईरान, यूएसए ईरान पे इन्वेजन क्यों नहीं कर रहा? सारी चीज़ों ने मिसाइल फेंक दी, ये कर दी, इन्वेजन ही कर दो ना, उतार दो अपनी आर्मी, इतनी तगड़ी है। क्योंकि ईरान जो है वो एक तरीके से मतलब ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड है, ऐसा कहते हैं ईरान। ब्लेस्ड है भी, और उन्होंने तैयारी की है। जैसे बहुत उनके यहाँ ना पहाड़ है, पहाड़ के नीचे उन्होंने बंकर्स बनाए हैं आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर नीचे। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा नीचे हो गया। इतना नहीं, अब उसमें मान लो तुमने ग्राउंड इन्वेजन कर दिया, तुम उस सुरंग के अंदर घुसना शुरू करोगे। उन्होंने अंदर शहर बना रखे हैं जिसमें मिसाइलें रखी हुई हैं। आपकी आर्मी आई लेट से, आगे से मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहे हैं, तो तुम क्या कैसे लड़ोगे? और फिर ये भी है कि उसे तुम बंकर को बस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉम्ब्स होते हैं ना बंकर को बस्ट करने वाले बॉम्ब, वो भी सिर्फ 200-250 मीटर ही जाते हैं। ये 500-500 मीटर बना के बैठे हुए हैं, तो मतलब वहाँ जाना मौत के कुएं में जाना है। और वैसे भी ईरान नहीं हार रहा, तो ईरान इज़ एक्चुअली बहुत ही कम चांसेस है कि वो डिफीट हो सकता है, बहुत ही कम चांसेस है। बट आपको क्या दिख रहा है, इसका कंक्लूजन निकलता दिख रहा है वॉर का? जैसे ट्रम्प तो रोज ही आके क्लेम कर रहा है कि हम तो जीत चुके हैं जी, पहले घंटे में जीत गए थे जी। यार इसका कंक्लूजन बहुत सिंपली मैं बताऊँ, ईरान का हारना इज़ नॉट द कंक्लूजन, वो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको स्टारफिश वाला मॉडल बताया, जिसकी आप एक विंग काट दो वो दोबारा उग जाएगी, तो कैसे काटोगे आप? इसका कंक्लूजन सीज फायर ही है, सीज फायर होगा। बस वो मेक श्योर ये करना चाहते हैं कि ईरान इतना पावरफुल ना बचे कि अगले 10-20 साल तक हम पे कुछ अटैक कर पाए। तो आपको लगता है ये चीज़ वो अकम्प्लिश कर लेंगे? इतना डैमेज कर दिया उन्होंने ईरान को, जैसे वो कह रहे हैं भाई वो कम्युनिकेट भी कैसे कर रहे हैं हमें नहीं पता, उनकी बहुत डैमेज हो चुका है, ऑयल रिफाइनरीज तो फोड़ ही दिए हमने। हाँ, तो इतना डैमेज हो गया है कि रिकवरी में इतना टाइम लग जाएगा ईरान? रिकवर वो कर लेंगे, इतना मुश्किल उनके लिए है नहीं, क्योंकि तेल का काम ऐसा होता है कि जैसे आप अगर आपकी इकॉनमी लेट से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो आप डेटा सेंटर बना रहे हो तो उसमें महीने लग जाते हैं, लेकिन तेल तो निकल ही रहा है ना। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। मान लो इंडिया को बेचना है, तो इंडिया से कह देंगे कि आप आके यहाँ तक आते थे भाई, थोड़ा और आगे आ जाओ। समझ रहे हो आप? जिनको तेल चाहिए उनसे हेल्प मांग लेंगे। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं, ईरान इतना इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों बन जाता है तेल के मामले में? क्यों? तेल ऐसे नहीं होता जैसे हम सोचते हैं कि कच्चा तेल है, रशिया से ले लो या ईरान से ले लो या कहीं और से ले लो, बात तो सेम ही। ऐसा नहीं होता, तेल की क्वालिटी होती है। तो जो सबसे गाढ़ा टाइप का ऑयल है ना, गाढ़ा टाइप मान लो, उसमें से डीजल और वो नहीं निकलती, गैसोलीन, ठीक है। जो हल्का ऑयल है उसमें गैसोलीन वगैरह निकल जाती है, लेकिन उसमें फिर गाढ़ा माल नहीं निकलता। तो एक रिफाइनरी को प्रॉफिटेबल चलने के लिए हर तरह का तेल चाहिए होता है, ठीक है। ईरान का जो तेल है वो बीच में आता है, मतलब परफेक्ट स्वीट स्पॉट बोलते हैं उसको। तो और ये तेल हर जगह नहीं है। अमेरिका का तेल बहुत लाइट है, वेनेजुला की बात चल रही थी ना अभी, उसका बहुत गाढ़ा है। उसका तेल कोई मतलब ले भी लेगा ना तब भी वो रिफाइनरी नहीं चला सकता। तो ईरान के तेल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उसे कहीं भी मिला दो वो काम चल जाता है उसका। तो इसलिए उसका जो तेल है ना वो प्रीमियम तेल है। इसीलिए इंडिया भी ईरान से तेल ले रहा था, जबकि यूएस के सैंक्शंस वगैरह हैं, हम रिस्क भी ले रहे थे। ये बात पता नहीं होती लोगों को। पर ये बात भी भाई बहुत अजीब है, जैसे यूएस के लोग आके कह रहे हैं, जैसे ट्रम्प के थ्रू ही या कोई भी उसका बंदा आके कह रहा है कि भाई इंडिया को अलाउ कर दिया गया 1 महीने के लिए, ले लो भाई। ये भी बात भाई बहुत अजीब लगी कि भाई ऐसे कैसे कह रहे हो यार, मतलब कि भाई अपना देश भी तो देश है यार, ऐसे कैसे वो कर रहे हो भाई। अच्छा, वो यूएस बोल रहा है? हाँ, जो यूएस बोल रहा है। हाँ, मतलब कौन होते हो भाई? जब तक वॉर चल रही है तब तक रशिया से ले लो,
इस पे क्या टेक है भाई आपका? वैसे आप किस तरीके से देखते हो इसको? देखो, अगर ह्यूमिलेट कर रहे हैं एक तरीके से, अभी ध्रुव राठी ने जैसे पूरी वीडियो बना दी भाई कि ह्यूमिलिएट हो रहे हैं मोदी साहब। इसका टेक यार मेरा बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें इस चीज़ का बुरा मानना है कि यूएस हमें परमिशन दे रहा है, वो क्यों बोलते हैं ऐसी बात है? क्योंकि उनको अपना वोट बैंक पे आ रहा है, ठीक है, वो अपने वोट बैंक को दिखाना चाहते हैं यूएस की पावर कितनी है, ठीक है। अब तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम यूएस के खिलाफ चले जाओ, ठीक है, उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दे दो, लेकिन उससे तुम्हारे रिश्ते थोड़े बिगड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन क्या है कि तुम, ठीक है भाई, तू परमिशन देने वाला होता कौन है? वैसे भी अगर इंडिया परमिशन नहीं दे रहे, वो उनकी मजबूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर इंडिया भी ग्लोबल ऑयल को ख़रीदने लग गया तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो यूएसए जो है, मान लो यूएसए को 150 रुपये में एक बैरल मिल रहा है, $150 में, वो 300 पहुंच जाए तो वो भी उनके लिए तो फिर वो और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। तो वो उसको बस ये है कि लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। ज़रूरत उनको भी है, ज़रूरत हमें भी है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। और हम इसलिए नहीं बोल रहे हो, हमें अपना काम निकालना है। अब आप हर्ट हो रहे हो या मोदी को टारगेट करना चाहते हो तो वो वैसे कर लो। तो ये बेसिकली दबदबा दिखा रहे हैं कि हमारा दबदबा है, और हम किसी को भी हाँ ना कहें तो वो मान जाएगा कि भाई ये नहीं करना तो नहीं करना। हाँ, ट्रम्प तो यार ऐसे ही चलता है ना, ट्रम्प का काम तो दबदबा दिखा के ही तो उसने सब कुछ करा है। बट भाई आपको लग रहा है, मतलब वैसे ये सच है कि यूएस सच में सुपर पावर, सुप्रीम पावर यूएस ही है, या अभी थोड़ा आपका डिफरेंट टेक है? नहीं, वो तो है, यूएस से ऊपर नहीं है अभी कोई। यूएस से ऊपर नहीं है, पर कुछ सब्जेक्ट्स में चाइना उनसे आगे है। और चाइना और ईरान, चाइना बैक कर रहा है ईरान को इस वॉर में टेक्नोलॉजी वाइज और चीज़ें वाइज? ऐसे बैक कर रहा है कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते एक्चुअली कैसे करता है वो बैक। मतलब उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे जब यूएस ने, इजराइल ने एक फुटेज लाइव करी थी, वो फुटेज दे दूंगा अगर लगानी हो, तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि हमने प्रेसाइज स्ट्राइक्स करी है और हमने उनके एयरक्राफ्ट उड़ा दिए। F-14 एयरक्राफ्ट थे। जबकि जब एनालिस्ट्स ने उसको एनालाइज करा तो पता चला कि वो एक्चुअली पेंटिंग थी, ज़मीन पे रखी हुई पेंटिंग थी, वो प्लेन नहीं था। अरे हाँ, ये देखा था मैंने, ये F-14 यस था। यस। तो सवाल ये आता है कि यार ऐसा ईरान जिसके पास सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके पास एक ढंग की कोई गैजेट खरीदने का भी अलाउंस नहीं है बाहर से, वो इतनी तगड़ी तरीके से कैसे कर पाया ये सब? अब वो पेंटिंग सिर्फ बेवकूफ़ कैसे बन गया? क्योंकि उन्होंने पेंटिंग बनाई थी ना, वो थर्मल पेंट से बनाई थी, थर्मल रिफ्लेक्टिंग पेंट। मतलब जब उस पर रडार आके गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, एक्चुअल लगेगा। हाँ, एक्चुअल लगता है वो। और फिर हालांकि उसे AI से वेरीफाई भी करा जाता है, लेकिन वो वेरिफिकेशन में भी पास हो गया। तो वो कैसे हुआ? एक्चुअली चाइना ना, अपने उनके कुछ रेगिस्तान है, उन रेगिस्तान में वो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा है यूएसए के सारे एयरक्राफ्ट्स वगैरह, फाइटर जेट्स बना के उनकी पेंटिंग्स बनाता है और प्रैक्टिस करता है उन पर बम फेंकने की। उसकी लैंग्वेज में वो डिफेंस करने का तरीका है, प्रैक्टिस कर रहा है, सिमुलेशन कर रहा है। लेकिन वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे रहा था अपने AI को कि एक एयरक्राफ्ट वॉर की सिचुएशन में दिखता कैसा है। परफेक्ट नहीं होता एयरक्राफ्ट, उसका कुछ टूटा हो सकता है, कुछ घिसा हो सकता है, बहुत वही AI है ना। तो AI को ट्रेन कर रहा था कि एक वॉर की सिचुएशन में नेचुरल रो एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है, वही पेंटिंग जनरेट्स वो करता है। ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज सो फार नहीं है, और वही पेंटिंग्स ईरान यूज़ करता है। और जब ईरान ने यूएस के एयरबेसिस पे अटैक किया, ठीक है, यूएस के एयरबेसिस मिडल ईस्ट में, तो सोचने वाली बात यह है कि ईरान ने परफेक्ट लोकेशंस पे कैसे अटैक कर दिया, जबकि उनके पास GPS ही नहीं है। GPS यूएसए का है, तो उनके पास GPS नहीं है, तो उन्होंने परफेक्ट जगह पे अटैक कैसे कर दिया? तो कैसे किया मैं बताता हूँ। चाइना ने एक नेविगेशन मॉडल है जिसको पब्लिक कर रखा है, ठीक है, कोई भी यूज़ करो, उसकी मेथडोलॉजी है, वो पब्लिक कर रखा है, कोई भी यूज़ करो, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि तुम लोकेशन ढूंढ लो। अब चाइना की कुछ कंपनीज़ हैं जैसे मिराज विज़न, तो वो कंपनीज़ क्या कर रही थी, वो सैटेलाइट्स के थ्रू इमेजेस कैप्चर कर रही थी एयरबेसिस की, ठीक है, यूएस के एयरबेसिस की, और सोशल मीडिया पे डाल रही थी कि देखो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। और वो जो पब्लिक GPS है, मतलब पब्लिक नेविगेशन सिस्टम है, उसके थ्रू तुम्हें गाइड करना है और तुम्हें इमेज मिल गई, कर दो शूट। मतलब जो इनडायरेक्टली चाइना बैक कर रहा है, उनकी उसकी टेक्नोलॉजी हाँ यूज हो तो रही कर ही रहा है, ऑब्वियसली वो भी खुल के कर रहा है, इतना खुल के कि वो जवाबदेही नहीं है उसकी। वो तो प्राइवेट कंपनी है ना जो ऐसा कर रही है, कर भले ही चाइना के कहने पर रही है, पर वो प्राइवेट कंपनी है, तो उसकी जवाबदेही नहीं है। भाई प्राइवेट कंपनी कुछ भी करे, हम क्या करें? और हमने अपना जो नेविगेशन सिस्टम है GPS टाइप का, वो तो पब्लिक कर रखा है, कोई भी यूज़ करो भाई, हम रोक थोड़ी सकते हैं। और भाई ये भी कहा जाता है कि चाइना को भी बैक कर रहा है रशिया एक तरीके से,
ये भी कहा जाता है। रशिया और चाइना भी मिले हुए हैं और रशिया भी बैक कर रहा है ईरान को। ईरान को भी। हाँ हाँ, तो क्योंकि वेपन्स ऐसे ऐसे कह रहे हैं, जो मिसाइल्स आती है जो कई हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, वो ईरान के पास होनी नहीं चाहिए। क्लस्टर सबम्यूनिशंस, वो वाली मिसाइल वो रशिया ने ही उसको सबसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज है उसकी अच्छी खासी, तो वो रशिया ने ही ईरान को समहाउ सप्लाई करी थी एक्चुअली। और उनको पता भी नहीं चला, मतलब इजराइल और यूएसए को भरोसा नहीं हुआ कि उनके पास आ चुका है वो। और वो तब आया था जब रशिया को यूक्रेन पे अटैक करते हुए ड्रोन्स की ज़रूरत थी, और ईरान ने ड्रोन्स दिए थे बैग में भर भर के। भाई इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में और कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर साइबर वॉरफेयर भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाए? दोनों नेशंस में कितनी और तबाही हो सकती है साइबर वॉरफेयर के उसमें? तबाही तो बहुत आगे तक बढ़ सकती है, पर साइबर वॉरफेयर तो ऑलरेडी चल रहा होगा, अच्छे खासे लेवल पे चल रहा होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस लेवल पे चल रहा है कि अभी आपने एक खबर सुनी है कि नेतन्याहू शायद डेथ हो गई है उनकी, पता नहीं, आपने देखी नहीं देखी? तो एक्चुअली क्योंकि वो आया नहीं है 3-4 दिन से मीडिया में बाहर, और बहुत मीटिंग्स भी कैंसिल हुई हैं। फिर उसी वजह से नेतन्याहू ने एक वीडियो भी रिलीज करी। जब वीडियो आई तो लोगों ने बोला कि उसके 6 फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, मतलब एआई की वीडियो है। असली गेम पता है क्या है? एक्चुअली ईरान को पता है कि नेतन्याहू की जान नहीं गई है। इनफैक्ट बात यह हुई थी कि ईरान ने उसके ऑफिस पे अटैक किया था, ठीक है, ऑफिस तो गया, काफ़ी हद तक डैमेज हो गया, तो उन्हें पता है कि हम ऑफिस पे अपनी मिसाइल यहाँ से छोड़ने की शुरुआत करें उससे पहले इजराइल को पता चल जाता है, और वो वहाँ से अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स को ऑब्वियसली हटा लेते हैं। वो तो हमेशा से यही गेम खेल रहे हैं। लेकिन फिर वो ईरान क्यों ये क्लेम करवा रहा है? क्लेम इसलिए करवा रहा है क्योंकि नेतन्याहू जैसे ही बंकर में पहुँचते हैं या फिर कहीं सेफ जगह पे पहुँचते हैं तो वो ईरान को कभी नहीं पता होता कहाँ है, ठीक। लेकिन अगर मजबूर करा जाए कि तुम मीडिया में आके प्रूफ दो कि तुम हो जिंदा, तो फिर वो उन्हें बाहर आना पड़ता है, या फिर बाहर नहीं भी आएंगे ना तब भी तुम्हें फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, तुम्हें इंटरनेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। और उस चीज़ के लिए ईरान के अंदर पूरी तरीके से टीम बैठी होती है। जैसे ही वीडियो बाहर आती है वो सारे डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर देते हैं कि भाई जो वीडियो आई है उसमें आवाज़ कितनी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी थी, वाइब्रेशंस कितनी थी, मतलब जो बंकर है वो कितना नीचे है, वीडियो कहाँ से आई हो सकती है। ये टेक्निकल काम है वैसे। इसमें चाइना भी साथ दे ही रहा होगा, वो तो टेक वाइज बहुत ही आगे है। हाँ, ऑब्वियसली तो वो ये चाहते हैं कि प्रूफ ऑफ लाइफ दो, और प्रूफ ऑफ लाइफ देने से ही तुम्हारी जो सिक्योरिटी है वो वीक होती है, और वो चाहते हैं कि अगर वीक होएगी तो फिर हमें मौका मिलेगा। भाई यही सेम चीज ईरान उसके बेटे के लिए कर रहा है, खमीनी के बेटे के लिए, कि वो भी सामने नहीं आया। इजराइल ये कर रहा है, ईरान के जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर चूज हुआ है, कि भाई वो भी सामने नहीं आया, हो सकता है वो कोमा में है, उसका वो इंजर्ड है, वो जिंदा भी है कि नहीं, तो वो प्रॉबेबली यही इजराइल का सिस्टम तो और उससे भी बहुत आगे पावरफुल है एक्चुअली। मतलब ईरान जितना कर सकता है उससे कहीं आगे तक इजराइल पहुंच चुका है। वो तो ऐसी एआई मेथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है कि लेट्स से तुम किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, तुम किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम इंपॉर्टेंट मेंबर हो और इजराइल के दुश्मन हो, इमेजिन, तो कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे फ़ोन इस्तेमाल करवाने की। तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स का, अपने आसपास के फ़ोन्स का बंद करवा दोगे। वहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स होंगे या वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्टिविटी कम करवा दोगे। वो भी तो सिग्नल है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटी कम हो गई, नेटवर्क्स कम हो गए, वो एआई में एआई उसको एनालाइज बहुत आराम से कर लेता है, तो वहाँ पे कोई सीन है। इजराइल ने एक पेजर अटैक भी तो करा था पीछे, बहुत तगड़ा, पेजर फोड़ दिए थे सारे। वो पेजर अटैक कैसे किया था मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ये भी बहुत प्यारी खबर है वैसे, मतलब पता नहीं होगी लोगों को मेरे हिसाब से। जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था जिसमें हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो घुस गए थे, नोवा फेस्टिवल चल रहा था उसमें अंदर घुस गए थे, तो इजराइल जो है वो गंदे तरीके से हर्ट हो गया, मतलब उसको बहुत गंदा लगा। उसका रीज़न ये था एक्चुअली, वो अक्टूबर 7 वाला हमास अटैक हुआ क्यों था, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में एक मेगा डील होने वाली थी। मेगा डील का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था न्यूक्लियर रेड लाइन। न्यूक्लियर रेड लाइन मतलब सऊदी अरेबिया कह रहा था कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर दो और हमें यूएस परमिशन देगा यूरेनियम एनरिच करने की, क्योंकि ईरान बॉम्ब बना रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान की भी अच्छी खासी लगती है, तो अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, और इजराइल और यूएसए बीच में नहीं आएंगे, इनफैक्ट हमें सपोर्ट करेंगे। सो फार इजराइल कभी ऐसे एग्री नहीं करता कि कोई भी अरब कंट्री वेपन बना ले, न्यूक्लियर वेपन बना ले, लेकिन इजराइल जो है वो फाइनली एग्री कर गया कि भाई अगर सऊदी अरेबिया हमें रिकॉग्नाइज करेगा
और ज्यूज़ को हेट नहीं फैलाया जाएगा सऊदी अरेबिया में, उनकी किताबों में, उनके सिलेबस में, तो हम एग्री कर जाते हैं और वो मेगा डील साइन होने वाली थी। सो फार बहुत बड़ी डील हो गई है, ठीक है। सऊदी, और ऑब्वियस सी बात है कि सऊदी अरेबिया इन एनी सिचुएशन अपने न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले बनाएगा, ईरान से पहले बनाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो तो लीगल तरीके से बना रहा है ना, ईरान तो चुप के बना रहा है। तो ईरान ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। और सऊदी अरेबिया और इजराइल में अगर डील हो गई, इसका मतलब क्या है कि पैलेस्टाइन का इशू हमेशा के लिए ख़त्म, ठीक है। मोस्टली जो अरब कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, वो सऊदी अरेबिया के पीछे पीछे ही तो चलते हैं, ठीक है। हो ये तो ये मेगा डील थी। इस मेगा डील को ना होने देने के लिए अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, इतना गंदा वाला, ठीक है। अब वो जो अटैक हुआ था वो मेगा डील नहीं हुई, ठीक है, रुक गई। लेकिन ईरान को इतना गंदा लगा, इसराइल ने रिवेंज का पूरा सोच लिया। अब इसराइल बहुत साल से एक प्रोग्राम पे काम कर रहा था, AI बेस्ड, मतलब AI बेस्ड वॉरफेयर। हाँ, बहुत डेंजरस है वैसे वो चीज़। उसमें वो 3 मॉडल्स प्रिपेयर कर रहा था। एक था गॉस्पेल, एक था वेयर इज़ डैडी, और एक और था, उसका नाम मैं भूल गया यार, पर ठीक है मैं नाम बता दूंगा आपको। उसमें एक AI मॉडल तो ये बताता था कि टावर्स के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या बातें हो रही हैं। बातें तो नहीं पढ़ सकते, एनक्रिप्टेड होता है, लेकिन लेट्स से आप एक मिलिटेंट हो, आपके पास जिसके भी कॉन्टैक्ट्स है ना, उन सबको AI ट्रिगर कर लेगा, ठीक है। तो गॉस्पेल का काम ये था कि कौन सी बिल्डिंग में अटैक, कौन सी बिल्डिंग में ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। मान लो आपके थ्रू हमने देखा कि भाई आपको 100 में से मैंने पॉइंट दे दिया कि तुम 90 पॉइंट है तुम्हारे, तुम मिलिटेंट हो सकते हो, हरामी हो वो हाँ पे रुक गए भाई। आपके 50 हो गए, आपके 40 हो गए, ठीक है। लेकिन अगर 90 वाले 10 बंदे एक ही बिल्डिंग में हैं तो गॉस्पेल उसको हाईलाइट कर देगा। ओके, फिर दूसरा एक और था जो क्या हाईलाइट करेगा, बंदे को हाईलाइट करेगा, दूसरा वाला। अब वो बंदे को हाईलाइट करेगा, गॉस्पेल बिल्डिंग को हाईलाइट करेगा, मतलब प्लेस और पर्सन हाईलाइट हो गए। अब तीसरा था वेयर इज़ डैडी, मतलब वेयर इज़ डैडी मतलब वो इंसान का है, ठीक है। अब वो इंसान का है, वो वेयर इज़ डैडी का काम है, ठीक है। तो उन्होंने उस AI मॉडल को एक्टिवेट ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक पीक टाइम पे वो 37,000 टारगेट्स को लॉक कर चुका था। 37,000 मतलब कि आपका ड्रोन जाएगा, मार के आएगा वन टाइम में ही, वन टाइम कह लो, या फिर हाँ काइंड ऑफ वन टाइम भाई। तो 37,000 लोगों को आप टारगेट करोगे तो क्या होगा। 37,000 को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप 2 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है यार। तो जब ये हुआ तो हिजबुल्लाह का जो, हिजबुल्लाह मतलब ईरान की प्रॉक्सी, तो उसका जो लीडर था हसन नसरल्ला, उसको ये रियलाइज़ हो गया कि ये AI एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। उसने ये आके सबको बोल दिया कि अपने फ़ोन्स फेंक दो, वाईफाई व्हाट्सएप कुछ इस्तेमाल मत करो, हम वापस डिजिटल की बजाय एनालॉग पे जाएंगे। एनालॉग मतलब पेजर। और सरप्राइजिंग ये है कि इजराइल को पता था कि ये पेजर पे आएंगे, तो उन्होंने वो पेजर जो है उस कई साल, कुछ टाइम पहले ही एक शेल कंपनी बनाई यूरोप में। शेल कंपनी मतलब जो कंपनी होती नहीं है, दिखती है पेपर्स में, और उसके उस पेजर्स खरीदवाए उस कंपनी को, और वहाँ से हिजबुल्लाह को सप्लाई करवाए, और उन पेजर्स में पहले से ही फिटिंग कर रखी थी। तगड़ा प्लान बनाया भाई। वे बहुत आगे चल रहे हैं भाई लोग, अब डिफेंस बहुत ज़्यादा वो हो गया। और आप AI वॉरफेयर की बात कर रहे थे, जो हमने ऐसे सुना है जो स्कूल पे अटैक हुआ जिसमें बच्चे मरे, वो भी AI की मिस्टेक थी। वो पहले हेडक्वार्टर था, वो पहले स्कूल जो था वो उसी में था, मतलब जो उनका बेस था, मिलिट्री बेस शायद। बाद में वो स्कूल अलग कर दिया गया क्योंकि वो डेंजरस हो जाता है सिचुएशन। तो लेकिन वो मतलब मैप्स में देखोगे तो वो अलग था, लेकिन वो उन्होंने शायद अपडेट नहीं करा सिस्टम। वो 10 साल पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे थे, तो उसने पूरा ही उड़ा दिया। भाई वैसे जैसे हम भी वॉर की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2-3 देशों में, और हर जगह इसी की बात हो रही है पूरी दुनिया में, लेकिन हम लोग भी वही चीज़ उस बारे में बात करते हैं जो हमें कंटेंट फीड किया जाता है हमारे सोशल मीडिया पे। कुछ बातें ऐसी भी आ रही थी, या कुछ कंटेंट मैंने ऐसा भी देखा कि लोग कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स को ढकने के लिए 2 नेशंस में लड़ाइयाँ करा दी हैं। अब एप्स्टीन फाइल्स की कोई बात ही नहीं कर रहा है, और इस बारे में चर्चा होगी हर जगह। तो आपको क्या लगता है, ये पॉसिबिलिटी है? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, चीज़ें कैसे होती हैं। जो तगड़े तगड़े लोग हैं वो कैसे करते हैं चीज़ें। जैसे मान लो मेरी प्रायोरिटी है कि एप्स्टीन फाइल्स की न्यूज़ आने वाली है, दबानी है, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा मेरे पास टास्क एट हैंड कौन कौन से हैं, मतलब मेरे एक तीर से 4-5 निशाने होने चाहिए, एक नहीं। अब अगर उन्हें ईरान को टारगेट करना ही है तो वो उसको प्लान ऐसे करेंगे कि भाई मेरा स्पेसिफिक टाइम तो ये होगा। समझ रहे हो आप, कि अगर एप्स्टीन का मुद्दा ज़्यादा उठ रहा है तो मैं यहाँ चाहता हूँ इसको उठाना, ईरान वॉर को, जबकि वो उठना था,
होना तो वो था, प्लेसमेंट कर दी टाइम मैं डिसाइड करूंगा, बीइंग पावरफुल पर्सन। और ये यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है, जितना लोगों को पता भी नहीं है। जिस टाइम पे ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ ईरान की आ रही है, उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी डील साइन हुई हैं जिनका आप मतलब जिनकी न्यूज़ टॉप पे आने वाली थी लेकिन नहीं आई फिर। करेक्ट। जैसे चैट जीपीटी की पेंटागन से डील्स हो गई कि भाई तुम डेटा दोगे, ये दोगे, ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनती यूएसए में, लेकिन नहीं बन पाई। तो वो प्लान करके रखते हैं वो कि एक मेजर इवेंट आने दो, वहीं पे सब कर देंगे, और अगर मेजर इवेंट नहीं आया तो करवा देंगे मेजर इवेंट। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हो कि कोइंसिडेंस नहीं होता कभी भी, कुछ भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है सब कुछ। हाँ, साइड में बिल गेट्स भी डील पे डील कर रहा है भाई, ये भी सुनने में आ रहा भाई बिल गेट्स पे आपने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, थोड़ी उसकी बात करते हैं, क्योंकि अभी एप्स्टीन फाइल्स में वो भी आया कि भाई पैंडेमिक लाया गया था और उसकी वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा, वैक्सीन को लेकर लोगों में बीमारी दी गई, बहुत लोग हार्ट अटैक, इनफर्टिलिटी, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करी लोगों ने वैक्सीन के बाद। और बहुत टाइम पहले ही उसने आके बोल दिया था कि वॉर जो छिड़ेंगे अब वो मिसाइल वाले नहीं, ये बायोलॉजिकल वॉर छिड़ेंगे। तो वो ही कह रहा है, फिर उसके मेल्स भी यही आए। तो भाई एक तरीके से मेल्स क्या है? मेल्स यही वाले कि मेल में नाम आए कि भाई वही कि कोविड प्लानिंग कर रहे हैं और वो वाली चीज़ है पैंडमिक की। तो वही वाली चीज़ है कि भाई सब कुछ एक तरीके से प्लान्ड ही है, और ये भी बिल गेट्स भी अब अपने को बढ़ाने के लिए कर ही जा रहा है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट। और अभी इसका ये भी सुनने में आया कि ये सूरज की रोशनी को ढकने के लिए भी एक चीज़ बना रहा है कि भाई लोगों इंसानों तक भाई वो ना आए, सूरज की रोशनी ना आए। तो ये भी एक भाई अलग चीज़ है आगे की फ्यूचर की प्लानिंग। हाँ, अरे मतलब गेम तो चलता ही। चीज़ है, ये भी एक क्या चीज़ है भाई सूरज। अरे ये तो कम सरप्राइजिंग है। अभी वो सुना है आपने कि वो बटर बनाया है लैब में? ना, आप बताओ आपने क्या रिसर्च करी? लैब में चिकन बनाया है उन्होंने, मतलब प्रॉपर चिकन जो आप बर्गर में खा सकते हो, अगर आप नॉन वेज हो तो बर्गर में डाल के खा सकते हो। हाँ ये देखो, सब लैब में बनाया, कोई एनिमल नहीं, कोई प्लांट नहीं, कुछ नहीं। वो बिल गेट्स के थ्रू जो फंडिंग कंपनी, ये वीगन मीट टाइप का हो गया एक तरीके से। भाई ये ना प्रॉपर मीट बनाया गया है। वीगन मीट तो वो हो गया ना जिसमें प्लांट्स इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी plant-based, हाँ। वो है ही नहीं, वो केमिकल से बनाया हुआ है, सिंपल। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वहाँ से ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और हाइड्रोजन ले लिया पानी से, और जो फैट्स होते हैं ना, फैट मतलब बटर, वो उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस लगा दो तो वो और बनाया है। वो टेस्ट भी किया गया कि इसका टेस्ट कितना सिमिलर है एक्चुअल से, और वो बिल्कुल मैच हो रहा है, कोई बता ही नहीं सकता। मतलब प्योर केमिकल्स हैं वो, मतलब और out एक of कंपनी nowhere। ये भी कर रही है कि भाई आप सनलाइट खरीद सकते हो बेसिकली, जब चाहो रात में सनलाइट आपके घर पे आ सकती है भाई। वो घर पे नहीं है, वो एक रीजन पे है, मतलब वो रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल एक कंपनी है जो ये कर रही है। ये तो इस बारे में मैंने नहीं सुना। पर आपने बिल गेट्स पे क्या रिसर्च करी भाई? देखो भाई, बिल गेट्स है एक ऐसा इंसान जिसको पावर पसंद है, ठीक है। हर किसी का एक डार्क डिजायर होता है, मैं तो ये मानता हूँ, ये बात तो सच है वैसे, आपका भी और किसी का एक डार्क डिजायर होता है जो इतना डार्क तो नहीं होगा पर किसी का। हाँ, वो इतना डार्क होना भी नहीं चाहिए। जिस लेवल का आदमी होता है भाई, मुझे लगता है उसका